सेकेंड वीडियो। ठीक है, अब इसके अंदर अब आती है बात लायबिलिटीज की। लायबिलिटीज बेटा हमारी दो तरीके की होती है, एक होती है करंट लायबिलिटी, दूसरी होती है नॉन करंट लायबिलिटी। अब कौन सी लायबिलिटी करंट है और कौन सी लायबिलिटी नॉन करंट है, ये देखने के लिए हमारा एक ऑपरेटिंग साइकिल का कॉन्सेप्ट होता है। अब ये थ्योरी पार्ट तो आपको करने की जरूरत नहीं है, बेसिकली मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ। जो भी लायबिलिटी बेटा आपकी 12 महीने के अंदर सेटल हो रही है, मतलब 12 महीने के अंदर आप किसी लायबिलिटी को पे कर रहे हो, तो वो आपकी करंट लायबिलिटी है। और अगर 12 महीने में नहीं पे कर रहे हो तो आप उसको ऑपरेटिंग साइकिल में पे कर रहे हो, तो वो आपकी करंट लायबिलिटी है। अगर आपका ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है, अगर आप उसको 12 महीने में पे नहीं कर रहे हो और ना ही उसको ऑपरेटिंग साइकिल में पे कर रहे हो, तो आपकी वो नॉन करंट लायबिलिटी बन जाती है। चलिए अब हम ऑपरेटिंग साइकिल का कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं, क्योंकि इसका ना 1 नंबर का क्वेश्चन कई बार आ जाता है। ऑपरेटिंग साइकिल क्या होता है बेटा? ऑपरेटिंग साइकिल हर बिजनेस का अपना एक अलग ऑपरेटिंग साइकिल होता है। कितने टाइम में कैश में कन्वर्ट हो रहा है। समझो मेरे पास पैसा था, उससे मैंने रॉ मटेरियल खरीद लिया, रॉ मटेरियल से मैंने उसके गुड्स बनाए, गुड्स बनाकर उसको बेचा, अभी बेचकर मेरी गोडाउन में पड़ा हुआ है, बिका नहीं है, चलो बिक गया 3-4 महीने में, बिकने के बाद मैंने उसको उधार पे बेचा, ट्रेड रिसीवेबल्स बने, फिर ट्रेड रिसीवेबल्स ने पैसा दिया, कैश में कन्वर्ट हो गया। हर बिजनेस का अपना एक अलग ऑपरेटिंग साइकिल होता है बेटा। जैसे फूड बिजनेस है, उसका ऑपरेटिंग साइकिल ज़्यादा से ज़्यादा 15 या 1 महीने का होगा। लेकिन बेटा जितनी रियल एस्टेट बिल्डिंग्स बनाते, रियल एस्टेट सेक्टर है, उसका ऑपरेटिंग साइकिल 2-2 साल का होता है। तो हर बिजनेस का अपना एक अलग ऑपरेटिंग साइकिल होता है। ऑपरेटिंग साइकिल का मतलब है कैश कितने टाइम में कैश में वापस कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है बच्चे, चलिए अब हम एक क्वेश्चन करते हैं, न्यूमेरिकल क्वेश्चन करते हैं। यहाँ देखिए, ये ट्रेड पेबल्स लिखा हुआ है यहाँ पर, इन्होंने ट्रेड पेबल्स, और यहाँ पे ट्रेड पेबल्स का जो ऑपरेटिंग साइकिल है वो यहाँ बोला 10 महीने, और इसकी जो पेबल पीरियड है वो 8 महीने है। अब बताना है कि कौन सा ट्रेड पेबल हमारा करंट है और कौन सा नॉन करंट है। ऑपरेटिंग साइकिल 12 महीने है और पेमेंट हो रही है 8 महीने में, तो 12 महीने के अंदर हो रही है ना पेमेंट, ठीक है, चलो ये हमारा करंट हो गया। यहाँ पर ऑपरेटिंग 10 महीने है और पेमेंट 12 महीने में हो रही है, अभी भी पेमेंट 12 महीने में हो रही है, चलो ये करंट हो गया। पेमेंट 12 महीने में देखना है पहले, 8 महीने, फर्स्ट वाले केस में 8 महीने में पेमेंट हो रही है, तो ये हमारा हो गया करंट। दूसरे वाले में बेटा हमारी 12 महीने में पेमेंट हो रही है, ये भी हो गया हमारा करंट। अब बेटा देखो तीसरे वाले में क्या हो रहा है? तीसरे वाले में पेमेंट हमारी 15 महीने में हो रही है, ऑपरेटिंग सिर्फ 10 महीने का है, तो 12 महीने के अंदर पेमेंट तो नहीं हो रही और ना ही ऑपरेटिंग साइकिल में पेमेंट हो रही है, तो बेटा ये करंट नहीं होगा, ये नॉन करंट होगा। ये जो तीसरा वाला हमारा ट्रेड पेबल है, बेटा ये हमारा नॉन करंट है, ना कि करंट है। चौथा देखिए बेटा, हमारा पेमेंट हो रही है 15 महीने में, 12 महीने से बाहर चला गया। अब दूसरा सिचुएशन देखते हैं, 12 महीने से बाहर चला गया लेकिन ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर है, क्योंकि ऑपरेटिंग साइकिल यहाँ पर 18 महीने का है। तो इट मीन्स ये जो चौथा फोर्थ वाला केस है, ये हमारा बेटा करंट है। करंट क्यों है? 12 महीने में तो पेमेंट नहीं हो रही, लेकिन ऑपरेटिंग साइकिल में पेमेंट हो रही है। उसके बाद लास्ट वाला पेमेंट 24 महीने में हो रही है, ऑपरेटिंग 18 महीने है, तो पेमेंट हमारी 12 महीने के बाद हो रही है और ऑपरेटिंग के भी बाद हो रही है, तो ये हमारा नॉन करंट है। चलिए अब हमने पढ़ते हैं नॉन करंट लायबिलिटीज़ के, आपको सब हेड बताए थे, 4 होते हैं। एक होता है लॉन्ग टर्म बोरिंग, दूसरा होता है डेफर्ड टैक्स लायबिलिटीज़, तीसरा अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़, चौथा लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। जो डेफर्ड टैक्स लायबिलिटीज़ है बेटा, उसमें वो करना क्या है वो आपके सिलेबस में नहीं है, बस आपको पता होना चाहिए डेफर्ड टैक्स लायबिलिटीज़ को बैलेंस शीट में कहाँ लिखते हैं? नॉन करंट लायबिलिटीज़ के अंदर लिखते हैं। चलिए अब हम देखते हैं लॉन्ग टर्म बोरिंग्स क्या है। बोरिंग्स का मतलब आपको पता ही है, जो हमने उधार लिया। अब बेटा कोई बोरिंग हमारी लॉन्ग टर्म बोरिंग कब होगी? कोई भी बोरिंग लॉन्ग टर्म बोरिंग बेटा तब होगी जब हम उसको 12 महीने के बाद वापस करेंगे या फिर ऑपरेटिंग साइकिल के बाद वापस करेंगे। उस सिचुएशन में वो बोरिंग हमारी लॉन्ग टर्म बोरिंग होगी। अगर उसी बोरिंग को हम 12 महीने के अंदर वापस कर रहे हैं या फिर ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर वापस कर रहे हैं, तो वो शॉर्ट टर्म बोरिंग हो जाएगी। इतना ध्यान रखना, ठीक है। चलिए अब हम इसके एग्जाम्पल लेते हैं। अगर आपको कुछ नहीं बोला कि आप पेमेंट कब कर रहे हो, तो उस सिचुएशन में आपको बोला डिबेंचर्स, तो डिबेंचर्स को बेटा जनरली हम लॉन्ग टर्म बोरिंग में ही लिखते हैं। बॉन्ड्स, ठीक है। टर्म लोन लॉन्ग टर्म के लिए लिया जाता है बैंक से या अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से। टर्म लोन लॉन्ग टर्म के लिए लिया जाता है। टर्म लोन का ही मतलब है 5 साल के लिए, 10 साल के लिए, 15 साल के लिए। तो टर्म लोन बैंक से या अदर पार्टी से। पब्लिक डिपॉजिट्स, ठीक है बेटा,
अदर लोन एंड एडवांसेस, अदर लोन एंड एडवांसेस। तो ये जो 5 चीजें हैं ये हमारी लॉन्ग टर्म बोरिंग है। कौन कौन सी? डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, टर्म लोन फ्रॉम बैंक एंड अदर पार्टीज, पब्लिक डिपॉजिट्स एंड अदर लोन एंड एडवांसेस। अगर क्वेश्चन में आपको लिखा है आपके डिबेंचर्स हैं जो 12 महीने में रिडीम हो जाएंगे, 12 महीने में रिडीम हो जाएंगे, ऐसा लिखा है, तब वो लॉन्ग टर्म बोरिंग नहीं है। आपका लिखा है पब्लिक डिपॉजिट जो आप ऑपरेटिंग साइकिल में पेमेंट कर दोगे, रीपे कर दोगे पब्लिक डिपॉजिट्स को, तब वो लॉन्ग टर्म बोरिंग नहीं है। अगर साथ में कंडीशन दी है कि ये कब रीपे हो रहा है, ये 12 महीने में या ऑपरेटिंग साइकिल में रीपे हो रहा है, तो वो लॉन्ग टर्म नहीं है, वो शॉर्ट टर्म है। ठीक है, अदरवाइज ये 5 चीज़ें हमारी लॉन्ग टर्म है। चलिए उसके बाद देखते हैं, जो जो मैं आपको मार्क करवा रही हूँ आपको सिर्फ वही पढ़ना है। अब ये चीज़ क्या होती है? करंट मैच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म डेब्ट। ये चीज़ ध्यान से सुन लेना। करंट मैच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म डेब्ट क्या होता है बेटा? करंट मैच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म डेब्ट होता है, मैंने लॉन्ग टर्म के लिए लोन लिया 10 लाख का, हर साल मैं 2-2 लाख रुपए वापस कर रही हूं। ठीक है, 10 लाख का लोन लिया लॉन्ग टर्म के लिए, मैं हर साल कुछ कुछ पैसा वापस कर रही हूँ, कुछ कुछ पैसा हर साल वापस कर रही हूँ। वो जो 10 लाख का मेरा लॉन्ग टर्म का लोन है, उसमें से 2 लाख रुपए मैंने अगले 12 महीने में वापस कर देने हैं। ठीक है बेटा, लॉन्ग टर्म लोन कितना है मेरा? 10 लाख का। टोटल मेरा लॉन्ग टर्म लोन कितना है बेटा? 10 लाख का। उसमें से 2 लाख रुपए मैंने अगले 12 महीने में वापस कर देने हैं। तो जो जो पैसा लॉन्ग टर्म का, जो पैसा मैं अगले 12 महीने में या ऑपरेटिंग साइकिल में वापस करने वाली हूँ, उसको बोलते हैं करंट मैच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म डेट। जो लॉन्ग टर्म डेट की कितनी मैच्योरिटीज करंट है, ठीक है, जो अगले 12 महीने में या ऑपरेटिंग साइकिल में पे होने वाली है। ठीक है बच्चे, चलिए अब इसके बाद है डेफर्ड टैक्स लायबिलिटीज। जैसे मैंने अब आपको बताया था डेफर्ड टैक्स लायबिलिटीज आपके सिलेबस में नहीं है। अच्छा चलिए अब देखते हैं अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज में क्या लिखा जाता है। अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज में क्या लिखा जाता है? ट्रेड पेबल्स। ट्रेड पेबल्स का मतलब क्या होता है? ट्रेड पेबल्स होते हैं क्रेडिटर्स एंड बिल पेबल्स। मैंने जब आपको बैलेंस शीट करवाई थी फर्स्ट वीडियो में, बैलेंस शीट में बताया था करंट लायबिलिटीज के 4 सब हेड होते हैं, शॉर्ट टर्म बोरिंग, ट्रेड पेबल। ट्रेड पेबल जनरली हमारी करंट लायबिलिटी ही होती है, बट ट्रेड पेबल हमारी लॉन्ग टर्म लायबिलिटी कब बन जाती है? ट्रेड पेबल हमेशा करंट लायबिलिटी होती है, बट वो नॉन करंट लॉन्ग टर्म लायबिलिटी कब बन जाती है बेटा? जब हम उसको 12 महीने में पे नहीं करेंगे या ऑपरेटिंग साइकिल में पे नहीं करेंगे, तब वो बेटा मेरी लॉन्ग टर्म लायबिलिटी बन जाती है ट्रेड पेबल। उसको मैं अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी में रखती हूँ। ठीक है, ट्रेड पेबल जो अगले 12 महीने में या ऑपरेटिंग साइकिल में पे नहीं होने वाले, उसको मैं लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी में रखती हूँ। ठीक है बच्चे, अच्छा अब इसके बाद देखिए और क्या आता है, और क्या आता है हमारा अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी में। अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी में देखिए 2 और एग्जाम्पल आपके सिलेबस में दिए हुए हैं। क्या 2 एग्जाम्पल आपके सिलेबस में दिए हैं? प्रीमियम पेबल ऑन द रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स एंड प्रीमियम पेबल ऑन द रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। प्रेफरेंस शेयर्स जब रिडीम होंगे उस पर जो मैंने प्रीमियम देना है, डिबेंचर्स जब रिडीम होंगे उस पर जो मैंने प्रीमियम देना है, उसको बेटा मैं अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज के अंदर लिखती हूँ। तो पेपर में क्वेश्चन आया प्रीमियम पेबल ऑन द रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स कहाँ लिखा जाता है? इसको हम अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज में लिखते हैं। ठीक है बच्चे, चलिए अब आती है बात प्रोविजंस। प्रोविजंस क्या होते हैं? प्रोविजंस का मतलब है हमने कुछ पैसा अलग रख दिया। प्रोविजंस का मतलब है बेटा कुछ पैसा अलग रख दिया, फ्यूचर में कुछ नुकसान होने वाला है, हमें लग रहा है फ्यूचर में हमारी कोई लायबिलिटी आने वाली है, हमें लग रहा है, उसके लिए हम कुछ पैसा अलग रख देते हैं, उसको बोलते हैं प्रोविजंस। अब जो नुकसान या जो खर्चा अगले 12 महीने में आने वाला है या फिर ऑपरेटिंग साइकिल में आने वाला है, उसको तो बोलेंगे शॉर्ट टर्म प्रोविजन। लेकिन वो खर्चा और वो नुकसान मेरा 12 महीने के बाद होगा, उसको बोलेंगे लॉन्ग टर्म प्रोविजन। इज इट क्लियर? देखिए लॉन्ग टर्म प्रोविजन के कुछ एग्जांपल्स हैं जो दे रखे हैं आपके यहाँ पे सिलेबस में। यहाँ देखिए दिया हुआ है लॉन्ग टर्म प्रोविडेंट, देखिए लिखा हुआ है प्रोविडेंट फंड, लिखिए प्रोविजन फॉर gratuity, provision for gratuity and provision for earned leaves, provision for gratuity, provision for earned leaves। ठीक है बेटा, earned leaves बेसिकली
मतलब जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं उनको कुछ छुट्टियां मिलती हैं, अगर वो छुट्टियां नहीं लेते तो जब वो रिटायर होते हैं तब उनको पैसा मिलेगा। रिटायर तो लॉन्ग टर्म की बात है, ग्रेजुटी भी तब मिलती है जब वो रिटायर होते हैं, ये भी लॉन्ग टर्म की बात है। तो प्रोविज़न फॉर अर्न लीव, प्रोविज़न फॉर ग्रेजुटी, ये सब चीज़ें तो बेसिकली हमारी कहाँ लिखी जाएंगी, ये हमारी लॉन्ग टर्म प्रोविजंस में लिखी जाएंगी। ठीक है बेटा, चलो ये हमारे लॉन्ग टर्म प्रोविजंस के आपके पास एग्जाम्पल्स आ गए। अब आती है बात करंट लायबिलिटी। देखिए करंट लायबिलिटीज के 4 सब हेड है। पहला सब हेड है शॉर्ट टर्म बोरिंग, ट्रेड पेबल, अदर करंट लायबिलिटीज, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। अब मैंने आपको बताया था बोरिंग्स, वो बोरिंग्स जो बोरिंग्स मैंने 12 महीने में वापस कर देनी है वो शॉर्ट टर्म बोरिंग है, 12 महीने या ऑपरेटिंग साइकिल में वापस कर देनी है शॉर्ट टर्म है, अदरवाइज वो लॉन्ग टर्म है। अब ट्रेड पेबल अभी बताया, जो आपके क्रेडिटर्स होते हैं, जो बिल पेबल होते हैं उसको ट्रेड पेबल बोलते हैं। चलिए अब देखते हैं, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। बोरिंग्स देखिए बेटा, आपके ये वाली जो बोरिंग्स है ये शॉर्ट टर्म बोरिंग है। जैसे अगर पेपर में डिबेंचर्स लिखा आ गया, डिबेंचर्स को आप बाय मतलब ब्लाइंडली आप उसको लॉन्ग टर्म बोरिंग में लिख दोगे। बॉन्ड्स लिखा आ गया तो आप उसको लॉन्ग टर्म बोरिंग में लिख दोगे, जब तक उसके बारे में ये नहीं लिखा कि कब रिडीम होने वाले हैं। उसी तरीके से अगर पेपर में ये लिखा आ गया लोन रीपेबल ऑन डिमांड, तो इसको शॉर्ट टर्म बोरिंग में लिखोगे। ठीक है, बैंक ओवरड्राफ्ट या कैश क्रेडिट को आप शॉर्ट टर्म बोरिंग में लिखोगे। करंट मैच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म डेप्ट, करंट मैच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म डेप्ट, इसको भी शॉर्ट टर्म बोरिंग में लिखोगे। लोन फ्रॉम अदर पार्टीज विद इन 12 मंथ्स, लोन फ्रॉम अदर पार्टीज विद इन 12 मंथ्स, इसको भी शॉर्ट टर्म बोरिंग में लिखोगे। डिपॉजिट्स शॉर्ट टर्म बोरिंग में, पब्लिक डिपॉजिट्स लॉन्ग टर्म बोरिंग, डिपॉजिट्स शॉर्ट टर्म बोरिंग्स, अदर लोन एंड एडवांसेस। तो शॉर्ट टर्म बोरिंग्स के हमने कुछ नाम पढ़ लिए, लोन रिपेबल ऑन डिमांड, बैंक ओवरड्राफ्ट, कैश क्रेडिट, करंट मैच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म डेप्ट, बैंक लोन फ्रॉम अदर पार्टीज, रिपेबल विद इन 12 मंथ्स, डिपॉजिट्स, अदर लोन एंड एडवांसेस। चलिए बेटा, अब इसके बाद आता है हमारा ट्रेड पेबल्स। ट्रेड पेबल्स तो आपको बताया ही है, क्रेडिटर्स एंड बिल पेबल्स को हम ट्रेड पेबल्स बोलते हैं। लेकिन बेटा ट्रेड पेबल्स अगर वो 12 महीने के बाद पेमेंट होगी या ऑपरेटिंग साइकिल के बाद पेमेंट होगी तो वो करंट लायबिलिटी में नहीं लिखे जाएंगे, वो अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी में लिखे जाएंगे। ठीक है, चलिए अब आती है बात अदर करंट लायबिलिटीज। ये जो अदर करंट लायबिलिटीज है थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है, मैं जिसको आपको अगली